हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो पुराने 10 साल के क्वेश्चंस पे बेस है जो रियल नंबर से पूछे गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आपका पहला सवाल है, इफ SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 and minus 117, then find the value of n। तो चलिए शुरू करें। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि if SCF of 65 and 117 is expressible in the form of this, इसका मतलब जो ये फॉर्म है ये इन दोनों के ही SCF के बराबर होगा। तो चलो इनको SCF निकाल लेते हैं पहले। So SCF of 65 and 117, 65 117 प्राइम फैक्टर करते हैं। 13 5 इंटू 13, यहाँ पे 9 इंटू 13 117। अब कॉमन पार्ट SCF होता है, सो SCF विल बी 13, SCF विल बी 13 क्योंकि कॉमन क्या है इसमें 13 है। नाउ इट इज एक्सप्रेसिबल, जो ये SCF है, जो SCF है वो एक्सप्रेसिबल है 65 n माइनस 117 से। मीन्स 65 n इज इक्वल्स टू 117 इधर आ जाएगा। क्या कहेंगे इसको, 13 प्लस 117। अब देखिए 65n equal to 130, so n will be 130 over 65, that is 2, so n will be 2, n will be 2। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SCF of two positive numbers is 12 and their product is 6336, the total number of pair possible for the number is। मतलब कहने का मतलब बोलना क्या इसमें मतलब ये है कि SCF of two positive number 12 है, दो नंबर हैं उनका SCF 12 है और उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या है 6336 है। इसका मतलब भाई SCF होता क्या है, SCF जो होता है वो कॉमन पार्ट होता है। SCF इज कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। अगर वो कॉमन पार्ट है तो वो पहले नंबर में भी होगा और दूसरे नंबर में भी होगा। तो क्यों ना हम नंबरों को ऐसे ले लें, लेट द नंबर इज 12x एंड 12y। 12 क्यों लिया, क्योंकि 12 कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट है मतलब दोनों में रहेगा। अब इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई 12x और 12y का मल्टीप्लाई कितना है 6336 है। 12x और 12y का जो मल्टीप्लाई है वो 6336 है। 12 12 जा 144, xy इक्वल टू 6336। नाउ xy निकालिए, xy इक्वल्स टू 6336 अपॉन 144। इसको काटेंगे तो ये काट के आएगा 44। देखो 144 का डिवाइड करेंगे 6336 में तो 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, 1 17, 1 4 1 जा 4 and 1 5। अब घटाओ, 13 में से 6 गया 7 और फिर क्या आएगा यहाँ पे 13 में से आपका 8 गया 5, 6 अगेन 4 टाइम 576, 44। अब 44 इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई आया है
तो पॉसिबल पेयर क्या हो सकते हैं भाई? x और y को मल्टीप्लाई करके आया है 44, तो पॉसिबल पेयर हो सकते हैं x और y को मल्टीप्लाई किया है ना, तो या तो 1 इंटू 44 है ना, x 1 हो सकता है, y 44, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 44 होगा, ठीक है। या पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है 2 इंटू 22, तब भी इनका मल्टीप्लाई क्या होगा 44 होगा। और एक और पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है 4 इंटू 11, तब भी 44 होता है। अब 3 आपके पास पेयर आए, लेकिन इस पेयर में एक नंबर 2 इंटू 22, जरा गौर से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, ये नंबर देखो जरा, ये नंबर में क्या ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है? ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है। मतलब को प्राइम नंबर की क्या खासियत क्या होती थी? इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, 1, कोई नंबर 1 होना चाहिए, तो कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2, इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो पॉसिबल पेयर के रूप में हम किसको लेंगे? और इसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है को प्राइम नंबर नहीं है। अब ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर अब पेयर क्या हो सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये आया है 1 और 44, यानी कि x हो गया 1 और y हो गया 44। अब नंबर किससे डिफाइन कर रखा है हमने 12x से, 12x क्या हो जाएगा 12x मतलब नंबर हो गया 12, और 12 इंटू 44 नेक्स्ट नंबर होगा, तो वो नंबर कितना आएगा 528, 528। इसी तरह से इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 और 11 होगा, तब x क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 दैट इज 48, और 11 इंटू 12 दैट इज 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 12 12 132, तो ये पेयर आपके, एक पेयर ये होगा और एक पेयर ये और ये हुआ, तो केवल और केवल कितने पेयर हो जाएंगे यहां पे 2 पेयर। आंसर 3 नहीं आएगा। 3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे देखो 2 इंटू 22 आपस में को प्राइम नहीं है, ठीक है ना, इनका को प्राइम होना जरूरी है। पेयर तो बनेंगे 3, लेकिन को प्राइम वाला हम छोड़ देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? देखो, अब आपको LCM भी पता है और HCF भी पता है। तो LCM क्या होता है? जिसमें गिवन नंबरों का डिवाइड होता है, और HCF क्या होता है? जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं नंबर मान लूं, लेट numbers are 2x and 3x, तो अब नंबर हो गए 2x और एक हो गया है 3x, तो इनका HCF क्या होगा? HCF हो जाएगा x, और LCM क्या होगा? LCM हो जाएगा 6x। अच्छा, मैंने यहाँ पे 6x क्यों लिखा, जरा इसको समझ लो पहले। देखो, 2 प्राइम नंबर है ना, 2 और 3, जब भी कोई प्राइम नंबर आते हैं तो उनके प्राइम फैक्टर करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो खुद ही प्राइम है। तो अब अगर इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 6, इसीलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 6 लिखा हुआ है। तो जब भी प्राइम नंबर आए तब उनका कोई प्राइम फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो खुद ही प्राइम होते हैं, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करके 6x लिख दिया। और इनका जो HCF है वो दोनों में कॉमन क्या है x, ओनली x कॉमन है, तो x क्या हो जाएगा इसका HCF। अब 6x किसके बराबर दे रखा है 180 के बराबर, तो x क्या हो जाएगा 30, और x 30 होगा तो x ही तो है HCF, तो HCF क्या हो जाएगा 30। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24
लीव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। देखो ये सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब इन नंबरों से डिवाइड होगा का मतलब एलसीएम। नंबर गिवन नंबर से डिवाइड होता है, 12, 16, 24 से डिवाइड होगा मतलब वो क्या हो जाएगा, इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। और ये रिमाइंडर की बात कर रहा है, इसको हम बाद में सोचते हैं। तो चलो पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 16, 24, 12, 16, 24, 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 16 को क्या लिखेंगे, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 24 को क्या लिखेंगे, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो 2 को हम एक ही बार लिखेंगे, इस वाले को। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, देखो ये 2 कॉमन है, तो इस 2 को भी हम एक बार लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 भी कॉमन आया, 2 में भी चलेगा, हाँ 2 में भी कॉमन होगा। और 3, 3 देखो यहाँ पे भी 3, 3 मिल रहा है, तो इसमें भी हम एक ही 3 लेंगे। और लास्ट में ये 2 बच जाता है, तो 2 लेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। अभी और कुछ छूटा है क्या, 1 2 3, 1 2 और 1 3, हो गया 48। अब लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो भाई लास्ट में क्या है, अगर इसमें 7 हम और जोड़ दें, मतलब 48 में अगर हम 7 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 55। अब 7 क्यों जोड़ा, क्योंकि 7 हमेशा रिमाइंडर बचना चाहिए। अब देखो आप 12 का डिवाइड कर लो तो क्या होगा, 12 चको 48, फिर 7 बच जाएगा। 16 का डिवाइड करो, 16 3 48, फिर 7 बच जाएगा। 24 का डिवाइड करो, 24 दूने 48 और फिर से 7 बच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 55। तो वो लीस्ट नंबर कौन सा होगा, 55। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being same subject. देखो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई एक सेमिनार हो रहा था, अब उसमें कुछ पार्टिसिपेंट गए, जैसे हिंदी के भी होंगे, उसमें कुछ टीचर्स होंगे या इंग्लिश के टीचर्स होंगे या मैथमेटिक्स के टीचर होंगे या सपोज स्टूडेंट ही समझ लो। तो हिंदी के कुल 60 आदमी गए। अब इंग्लिश जो पढ़ाने वाले थे या पढ़ने वाले थे वो 84 आदमी थे, और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले 108 आदमी थे। अब वहाँ पे क्योंकि दूसरे शहर में जा रहे हो आप, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको रहने के लिए रूम भी चाहिए होगा। तो अब रूम में एक शर्त है कि उस रूम में कुल मिलाकर के जो सीट हैं वो फिक्स हैं, मतलब हर रूम में सीट फिक्स है। और दूसरी बात, उसमें किसी दूसरे सब्जेक्ट का आदमी भी नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी वाला इंग्लिश वाले के साथ घुसा हुआ है और मैथमेटिक्स वाला इंग्लिश वाले के साथ सो रहा है, ऐसे वहाँ पे नहीं है। मतलब सबके लिए अलग अलग बेड की व्यवस्था भी है, लेकिन एक सब्जेक्ट के लोग एक ही उसमें रहेंगे। तो हम वहाँ पे कितने रूम लेंगे, अगर हमारा ये सारा ग्रुप होगा तो हम वहाँ पे कितने रूम लेंगे, ये हमें निकालना है। तो देखो भाई 60, 84, 108 ये आपको नंबर दे रखे हैं। तो रूम में ऐसा तो है नहीं ना कि 200 आदमी एक ही रूम में ठहर जाएंगे, धर्मशाला तो है नहीं वो। भाई अच्छे
फैमिली से लोग जा रहे हैं, टीचर या कोई स्टूडेंट जा रहा है, तो उसको उसी तरह से उसका सूट वूट भी होगा, तो उसको अलग अलग ठहरने के लिए जगह भी तो अलग अलग होगी ना, अलग प्रॉपर बेड की व्यवस्था होगी, टॉयलेट बाथरूम वहाँ सब कुछ सही होगा। तो ऐसी कुछ यहाँ पे सीन। इसका मतलब है कि 60 आदमी गए तो 60 आदमियों को एक ही रूम में नहीं भर देंगे, या 84 आदमी गए तो 84 को एक ही रूम में नहीं भर देंगे। कैसा होगा, ऐसी क्या व्यवस्था होगी? रूम में तो ज़्यादातर मैक्सिमम कितने आदमी आते हैं, 10 या 12, या एक बड़ा हॉल भी है तो उसमें 20 बेड लग सकते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये सवाल? वो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जो 60 को भी डिवाइड कर दे, 84 को भी डिवाइड कर दे, और 108 को भी डिवाइड कर दे। मतलब SCF निकालो इनका। वो कह रहा है कि इनका SCF निकालो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। HCF ऑफ किसका HCF? 60, 84 और 108 का HCF। अब HCF हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें ये पता लग जाएगा कि उस रूम में कितने आदमी ठहर रहे हैं, मतलब, और कितने हमें रूम चाहिए होंगे ये भी निकल जाएगा। तो अब 60 के पार्ट करते हैं। चलो 60 के पार्ट क्या हो गए? 60 के पार्ट हो गए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, है ना। 2 3 6, 2 5 10, ये हो गया। अब हो गया ये 2 इंटू 42, यानी कि 21 अलग हो गया, और 42 मतलब 2, अब बचा 21, तो 3, और अब बचा 7। और 108 के भी ऐसे ही पार्ट करेंगे हम। पहले 2 से करो, 2 5 जा, 2 4 जा, 54 बच गया, है ना। और 54 बचा, 54 यानी कि 2 से करो, 2 2 जा 4, एंड 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 7 जा 27 बच गया। अभी 3 और 9 बचा है अब, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया इसका HCF। अब कॉमन पार्ट हमें देखना है केवल, तो कॉमन पार्ट क्या है इसमें? 2 है। इसमें कॉमन पार्ट एक और 2, ये देखो, ये एक 2 यहाँ पे ये और आया है, एक 3 ये और आया है, देखो ये 3। और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यही हुआ ना, 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 आदमी आएंगे एक रूम में। अब 12 अगर आदमी एक रूम में आएंगे, तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए कितने रूम चाहिए होंगे? 60 आदमी हैं वो, कितने रूम चाहिए होंगे? 5 रूम, है ना। हिंदी वालों के लिए कितना रूम चाहिए होगा? 5 रूम, क्योंकि हिंदी के जो हिंदी के हैं वो 60 लोग हैं, तो उनके लिए चाहिए 5 रूम, 12 पंजे 60। और जो इंग्लिश के हैं वो कितने हैं? 84। जो इंग्लिश के हैं वो कितने हैं? 84। तो 7 रूम इनके लिए चाहिए होंगे, 12 7 84। और मैथ्स के ज़्यादा लोग हैं भाई, मैथ पढ़ने वाले बहुत हैं, तो 108 लोग हैं, तो उनके लिए 9 रूम चाहिए होंगे। मतलब इन 5 रूम में केवल हिंदी वाले आएंगे, इन 7 रूमों में केवल इंग्लिश वाले आएंगे, और इन 9 रूमों में केवल और केवल मैथ वाले आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रूम कितने हो गए? 9 और 7 16, और 16 और 5 कितना हो गया? 20, कितना हो गया? 21, है ना। तो 9 और 7 16, और 16 और 5 21, तो 21 रूम हो गए। तो कुल मिला के 21 रूम वहाँ पे हमें लेने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारा सेमिनार हम जा पाएंगे वहाँ पे। यही बोला गया ना, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर इफ ईच रूम द same number of participant are to be seated and all of them being same subject के भी होने चाहिए। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे। अब देखो भाई, एक सवाल ये भी है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक बार बोर्ड परीक्षा में ये भी आ गया है। द ट्रैफिक लाइट ऑफ 3 different road crossing change after every 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। देखा होगा ना चौराहों पे आपने,
इस चौराहे से आप गए तो अगली बार फिर आगे रेड लाइट मिल जाती है, फिर उसके आगे रेड लाइट हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि हर टाइम हर चौराहे पे एक ही टाइम में रेड लाइट होगी और एक ही टाइम पे नहीं। जैसे इस चौराहे पे रेड लाइट हुई तो आगे भी ग्रीन रहेगी ताकि ट्रैफिक भी सकता रहे आगे। तो वहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सुबह 8 बजे वो एक साथ जले थे, मतलब एक साथ हमने स्टार्ट की थी, और वो क्या है, एक चौराहे पे तो 48 सेकंड बाद दोबारा जल जाएगी, दूसरे चौराहे पे 72 सेकंड बाद दोबारा जल जाएगी, और लास्ट वाले जो चौराहा है उस पर 108 सेकंड बाद दोबारा जलेगी। तो मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो कितने टाइम बाद फिर से वो एक साथ जलेंगी, मतलब फिर से कब वो एक टाइम में रेड हो जाएगी, है ना, ये निकालने। मतलब हमें टाइम कुछ ऐसा चाहिए कि 48 भी उसको पूरा पूरा कंप्लीट कर दे, 72 भी उसको पूरा पूरा कंप्लीट कर दे, और 108 भी उसको पूरा पूरा कंप्लीट कर दे। मतलब ऐसा कोई नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। और जब इन तीनों नंबर से कोई डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जो गिवन नंबर से डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलसीएम। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम बोलेंगे एलसीएम ऑफ 48, 72 और 108 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। तो भाई थोड़ा वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो। चलो पॉज करो पहले। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने। अब 48 को करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 24 बचा, फिर 2 2 जा 4, फिर 24, फिर 2 हो गया तो 12 बचा, 2 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 जा, ये हो गया 48। अब ऐसे 72 करो, 2 दूने 4, दूने 8, 3 24, 3 72, है ना। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 में 72 होता है। अब ऐसे इसको भी करो, 2 दूने 4, 2 से चलो यहाँ पे कर लेते हैं ना थोड़ा सा, ये सही रहेगा। 108, 2 को 2 5 जा 2 4 जा 2, 27, 3 9, 3 3 3 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब ये कितना आया, एलसीएम लेना है तो कॉमन तो एक बार आएगा, ये कॉमन एक बार, फिर ये वाला कॉमन एक बार, फिर इसमें देखो कॉमन देखते हैं पहले, ये 3 3 3 ये कॉमन हो गया, है ना। तो ये 3 भी एक बार आएगा, और ये 2 भी यहाँ पे कॉमन ही हो गया, तो ये 2 भी एक बार आएगा, और ये 3 एक बार आएगा, फिर इसमें भी 3, ये दोनों कॉमन हो गया तो ये 3 आएगा, और ये 2 और 3 भी बाद में हम इसको लिख लेंगे इस तरह से। तो अब टोटल कितना हो गया, ये 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 तो यही हो गया, है ना। और 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो गया। आप जरा इनको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है बताओ, 432, ये सेकंड आया क्योंकि सब ये सेकंड में था। अब 432 सेकंड आया, मतलब मिनट में कन्वर्ट करेंगे इसे अब हम, तो 60 का डिवाइड कर दो इसमें, 432/60, तो 7 छक्के 42, मतलब 7 बार तो जाएगा भाई, तो 7 बार गया, है ना। 60 का डिवाइड करेंगे 4 3 और 2 में, ठीक है ना। 60 का डिवाइड करो 4 3 2 में तो 7 बार गया, 7 0 0, 7 छक्के 42, है ना। अब घटाओ 2 1, 120, पॉइंट लगाया 2 टाइम गया, यानी कि 7.2। पहले 1 टाइम, एक मिनट, 7 पॉइंट, हाँ ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 7.2 का मतलब क्या हुआ, 7 मिनट हो गया, 7 मिनट पूरे पूरे हो गए, और लास्ट में 12 बचा था ना यहाँ पे 12, इसको डिवाइड मत करो, तो ये हो जाएगा 7 मिनट, और 12 जो बच गया वो हो जाएगा 12 सेकेंड, है ना। डिवाइड पूरा पूरा मत करो ना, मिनट में मत बदलो इसको। तो 7 मिनट और 12 सेकेंड आया। 7 मिनट 12 सेकेंड मीन्स शुरू कब किया था, 8 बजे, तो ख़त्म कब होगा, फिर से दोबारा कब होंगे,
7 मिनट और 12 सेकेंड पे, तो इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकेंड, है ना। यहाँ पे 12 जो बचा इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, बस एक बार किया, 12 जो रिमाइंडर आया वही सेकेंड हो जाएगा। तो 8:07 और 12 सेकेंड पे एक बार दोबारा से वो जलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। एक और सवाल है, 6 बेल commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively. In 30 hours, how many time do they toll together? मतलब 6 घंटियां हैं, एक घंटी हर 2 मिनट बाद बज रही है, दूसरी घंटी हर 4 मिनट बाद बज रही है, ऐसे ही 6 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 12 मिनट बाद वो बज रही हैं। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि 30 घंटे में वो घंटियां जो है एक साथ दोबारा फिर कब बजेंगी। मतलब जैसे एक बार शुरू में बजा दिया सबको, उसके बाद पहली वाली दो मिनट बाद फिर बज जाएगी, लेकिन दूसरी वाली 4 मिनट बाद बजेगी, फिर तीसरी वाली 6 मिनट बाद बजेगी। ठीक है ना। जैसे अभी एक सवाल किया था हमने, सेम उसी तरह से ये सवाल हो गया। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें कुछ एक ऐसा चाहिए, यूं समझ लो यार कि एक चक्कर एक आदमी 2 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है, एक 4 में कर रहा है, एक 6 में कर रहा है, एक 8 में कर रहा है, एक 10 में कर रहा है, एक 12 में, और अगर उनको एक ही साथ दौड़ा लिया जाए तो फिर से वो एक साथ कब होंगे, वही वाला सवाल हो गया, सेम उसी तरह से सवाल हो गया ये भी। तो हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। मतलब हमें 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। चलो करो वीडियो पॉज और खुद करो क्या हो जाएगा 2, इसके तो फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, 2 × 2। अब 6 क्या हो जाएगा 2 × 3, 8 के क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, है ना। 10 का 2 × 5, 12 का 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखो दो में एक ही 2 आएगा, इन सब में, इन सब दो में क्या आएगा, एक ही 2 आएगा, है ना। और ये 2 देखो, ये वाला, इनको भी हम एक ही 2 ले लेंगे, और ये 3 हो गया, इनको भी हम एक ही 3 ले लेंगे, फिर ये 2 हो गया, इन 2 को भी एक ही 2 लेंगे, और ये 5 हो गया। ठीक है, तो अब सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हो गया 8 × 15, तो 15 × 8 कितना हो गया 120 मिनट। अब 120 मतलब 2 घंटे हो गए, 2 आवर्स हो गया ना, ये 2 आवर्स। तो भाई 30 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी, अगर देखा जाए तो 30/2 कर देंगे तो 15 टाइम तो वो उन घंटों के बीच में बजेंगी। और एक बार शुरू में बजा दिया था उन्हें, एक बार तो हमने शुरू में बजाया था ना उनके, तो टोटल 16 बार होगा, 16 टाइम। ठीक है ना। एक टाइम हमने मतलब शुरू जिस समय शुरू किया था, जब 30 घंटे शुरू हुए ही नहीं थे, तभी हम एक बार वो रिंग हो गई थी, और उन 30 घंटों के अंतर में वो 15 बार बजेंगी, तो टोटल टाइम कितना हो गया 16 टाइम, तो 16 टाइम तक वो बजेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीव रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली, तो वो नंबर कौन सा है। अब सोचो यार कि विच डिवाइड्स का मतलब होता है एचसीएफ, तो अब ये मत कर देना कि डायरेक्ट इसका और इसका एचसीएफ निकाल देना, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर भी हो रहा है। अभी रिमाइंडर का पहले खेला है जो, वो ठीक करना पड़ेगा। जब तक हम रिमाइंडर सही नहीं करेंगे तब तक हम इसको डिविजिबल भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, पहला हम ये काम करते हैं कि जो जितना रिमाइंडर बचना है ना, उसको पहले ही माइनस कर देते हैं इनमें से। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मतलब 70 में डिवाइड किया हमने उस नंबर का, मतलब एक नंबर यहाँ पे है ना, एक नंबर यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये 70 और 125 में डिवाइड कर रहे हैं जब हम इस नंबर का, तो भैया रिमाइंडर दे रहा है, इसमें 5 रिमाइंडर आ रहा है और इसमें 8 रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब ये नंबर इस नंबर का तो नहीं हुआ ना फैक्टर, क्योंकि 5 रिमाइंडर दे रहा है। तो पहले यार रिमाइंडर पी जाओ, मतलब इससे पहले रिमाइंडर घटा लो, इससे भी पहले रिमाइंडर घटा लो, तब क्या नंबर बचेंगे आपके पास,
यहाँ बचेगा 65 और यहाँ पे क्या बचेगा 117। अब ये नंबर जो ये नंबर है मतलब जो ये HCF है वो इन दोनों में डिवाइड हो सकता है ये, है ना। तो चलो इसमें डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये तो खैर शायद हमने पहले भी अभी किया था 65 170, है ना। तो 65 और 117, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 13 और ये हो जाएगा 9 इंटू 13। तो अब बताओ भाई कॉमन नंबर कौन सा हुआ 13, इसका मतलब कौन सा इसमें सही आंसर आएगा 13। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, इफ x इज द LCM ऑफ 4 6 8 and y is the LCM of 3 5 7 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true। ये सवाल भी आया हुआ है भाई बोर्ड में एक बार, है ना। तो चलो इसको भी करते हैं। वो कह रहा है कि x इज द LCM ऑफ 4 6 8, x जो है LCM है 4 6 8 का, तो निकालते हैं 4 6 और 8 का LCM कितना होगा, ऐसे ही बता दो या फिर खुद करोगे। हो जाएगा 24, है ना। फिर 4 का पहाड़ा भी जाता है 24 में, 6 का भी जाता है और 8 का भी जाता है 24। तो 24 क्या हो गया x, ये तो x हो गया। और 3 5 और 7 का LCM इन्हीं का मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे प्राइम नंबर हैं तो प्राइम नंबरों का LCM वो फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 7 पंजे 35 इंटू 3, है ना, 35 इंटू 3, ऐसे ही लिख देता हूँ फिलहाल में ना अभी, क्योंकि इसमें भी 3 कॉमन आ सकता है, तो अभी मैं फिलहाल इसको लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया y। और अब जो p है वो इन दोनों का LCM है, तो इन दोनों का LCM लेते हैं, मतलब 35 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया 105। हाँ ठीक। अब इसका मतलब 24 और 105 का भी LCM निकालेंगे। वो p है, p इज द LCM ऑफ x एंड y। तो x है 24 और y है 105, तो 105 और 24 का हम LCM निकालेंगे। अब ये इसके टुकड़े कैसे हो जाएंगे, 2 दूने 4 दूने 8 3 24, और इसका क्या होगा 7 पंजे 7 इंटू 5, तो यहाँ हो गया और 3 और होगा, ये तो आया ना ये वाला। तो 7 पंजे 35, मतलब यही फैक्टर तो होंगे इसके, क्योंकि बोलते हैं ना वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि भाई इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, चाहे तुम ऑर्डर चेंज कर लो, है ना। तो ये हो गया। अब ये तो ऐसे आ जाएगा 2 2 2, कॉमन तो कुछ है नहीं, 3 ही कॉमन है केवल, तो 3 यहाँ आ गया और ये हो गया 7 इंटू 5। अब अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये होगा 24 इंटू 35, है ना। ये p आ गया, ये p आया ना इतना p। अब 24 क्या है 24 x है, तो इस जगह में x लिख दो। तो p देखो यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा स्क्रीन में दिख नहीं रहा था। सो यहाँ देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 7 5 जा 35। सो p इक्वल टू जाएगा 24 इंटू 35। अब 24 क्या है यहाँ पे x है ना, तो इस जगह में x लिख दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 इंटू एक्स। सो p क्या हो जाएगा 35x। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ a टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 6। ये ऑप्शन दे रखा है आपके पास, तो बताया था ना इसमें भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करो। 8 की पावर n है, यानी कि यार 8 ले लेना है हमें, n से मतलब ये नेचुरल नंबर है ना, तो 8 ले लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ये आएगा। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट। तो भाई इसमें क्या है, इसमें केवल 2 की पावर 3 है, 5 नहीं है इसमें, 5 नहीं है। 5 नहीं है मतलब 0 नहीं हो सकता, है ना। 5 नहीं मतलब ऑप्शन क्या आएगा इसमें 0, क्योंकि 8 में केवल 2 है, तो 2 की पावर 3 हुआ ना। तो अगर इसमें 5 भी होता तो 0 हो जाता ना लास्ट वाला। तो ये बोल रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता, कैन नॉट, तो कौन सा नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता, है ना। चलो अगला वाला सवाल यहीं पे लिखा है मैंने, तो देखो इसको ही देख लो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ -1 टू द पावर n प्लस
-1 की पावर 8 इक्वल टू 0, देन n क्या होगा? एक बार सोचोगे क्या इसको अपने आप? जरा सोचो, फिर बताता हूँ। पॉज करो पहले, या फिर सोचो। चलो, कर लिया होगा आपने वैसे तो खैर। सो -1 की पावर 8, भाई किसी की पावर अगर इवन नंबर में होती है नेगेटिव नंबर की, तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो मतलब ये तो प्लस हो गया ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 की पावर n प्लस, अब ये जो हो जाएगा, ये तो 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि -1 की पावर 8 क्या हो जाएगा? 1, 0। ठीक है ना? ये समझे आप पहले जो ये कंसेप्ट है। किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर में है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ये बन गया है पॉजिटिव। 1 को चाहे तुम जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आना है, तो 1 आ गया। अब इस 1 को ले जाओ इस साइड को, इस 1 को ले जाएंगे हम इस साइड को, तो यहाँ पे क्या हुआ? -1 की पावर n इक्वल्स टू -1, है ना? -1 की पावर n इक्वल टू -1। तो अगर n को कंपेयर करें यहाँ पे, तो n की पावर यहाँ पे क्या है? 1 ही तो है। 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 मतलब ऑड नंबर ऑफ पावर आएंगी, इवन नंबर ऑफ पावर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इवन नंबर ऑफ पावर आएगी तो ये बेचारा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, और हम फिर कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए n क्या होगा? 1, 3, 5, 7 होगा। तो कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर, है ना? पॉजिटिव ही तो होगा, 1, 3, 5, 7, या एनी ऑड नंबर। तो हम सही में क्या मानेंगे इसको? एनी ऑड नंबर। चलो यार, ये भी हो गया क्या? इसने ऑप्शन गलत दे रखा है। पॉजिटिव इंटीजर भी है वो, है ना? नेगेटिव पावर रखेंगे तो हो जाएगा क्या नेगेटिव पावर में? नहीं। तो पॉजिटिव इंटीजर ये ऑड नंबर हो सकता है ना? तो ये इसका करेक्ट आंसर आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अब ये बताओ, ये क्या होगा? 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। चलो सॉल्व करो इसे भाई। क्या करते हैं? क्लास 9 में सीखा है ना रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। मतलब इसमें से एक ऑप्शन आएगा, इरेशनल होगा, इरेशनल एंड रैशनल होगा, रैशनल होगा, या नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो भैया ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है, ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इरेशनल और रैशनल तो हो नहीं सकते। इरेशनल और रैशनल तो हो नहीं सकते। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस वाले को जरा सॉल्व करते हैं ना। चलिए, तो देखते हैं क्या आता है। 2, अब ये 45 है ना, इसको कर दो आप 9 5 जा 45 हो गया, और प्लस 3√20, तो 4 5 जा 20, और नीचे भी लिख देते हैं 2√5। अब 9 है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 9 है, तो 9 तो रूट से बाहर चल जाएगा। तो 9 जब रूट से बाहर जाएगा क्या होगा? वो 2 × 3 हो जाएगा। वो अंदर क्या बच गया? √5। और यहाँ पे भी क्या होगा? 3 × 2, फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे? √5 अपॉन 2√5। अब √5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इस √5 से कट जाएगा, है ना? मतलब इसको क्या लेंगे हम यहाँ पे? ऐसे ले सकते हैं। कैसे? 2 × 3, ये तो 6 हो गया, और इधर क्या हो गया? यहाँ पर 3 2 जा 6, तो ये पूरा ही हो गया भाई 6√5 प्लस 6√5, है ना? ऐसा हो गया ये 6√5 प्लस 6√5 ऐसे, और अपॉन 2√5। तो क्या करेंगे कि 6√5 और 6√5 हो जाएगा 12√5, है ना? ये क्या हो गया? 12√5, और नीचे क्या बच गया? 2√5। तो इससे ये कट गया, तो ये क्या हुआ? 6। तो ये 6 आया। मतलब कैसे नंबर आया? ये रैशनल नंबर। कैसे आया है? रैशनल, मतलब नेगेटिव भी नहीं आया है, इरेशनल तो है ही नहीं, क्योंकि इरेशनल में रूट वाले नंबर होते हैं, और यहाँ पे ये रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इनको काटना है ना? तो अब इस नंबर को काटना है। अब यार काटने में क्या होगा ना, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम किसी नंबर को शॉर्ट कर देते हैं, है ना? जैसे कोई नंबर क्या हो गया कि ये देखिए, मैं लिख दूँ 4/12,
तो हम करते हैं इसको इससे काटते हैं यार, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ करना है, पर ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो क्या करते हैं ऐसे नंबर, जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, सबसे पहले इन दोनों नंबरों का एचसीएफ ले लो, ठीक है। तो एचसीएफ ले लेंगे, मतलब इसको पहले ऐसे फैक्टर बना लो। 3 6 8, तो किससे जाएगा? 2 से। 184, फिर 2 से तो क्या हो जाएगा? 92, फिर 2 से फिर क्या हो जाएगा? 46, फिर 2 से क्या हो जाएगा? 23। ऐसे ही इस नंबर को भी करो, 496 को 2 से 248, फिर 2 से 1 2 और 4, फिर 2 से फिर कितना हो जाएगा? 62, और फिर 2 से 31। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? देखो, 2 2 2 2 कॉमन, 2 2 कॉमन, 2 2 कॉमन, कॉमन नंबर आ गया। यहाँ पे लास्ट में क्या बचा? 23 और 31, मतलब कॉमन नंबर तो एचसीएफ है ना। तो एचसीएफ क्या है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 आया। 2 दूने 4, 2 8 16, 16 नंबर आया इसका एचसीएफ। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ आया 16। तो 16 से काट दो इसको, तो 16 से ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 23 टाइम। देखो 16 से कहेंगे तो 23 टाइम जाएगा, और इसको 16 से काटेंगे तो 31 टाइम जाएगा। तो 23/31, ये 23/31, ये हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, एक सवाल ये भी आया है एग्जाम में, 3 नंबर में आया था ये सवाल। तो देखो, ये है 5√3 प्लस 2/3, इरेशनल प्रूफ करना है। तो अब ये हो जाएगा 5√3 प्लस 2√2/3 इक्वल टू, हम क्या मानते हैं? पहले रैशनल मानते हैं। तो रैशनल मानेंगे मतलब 5√3 प्लस 2/3 इक्वल टू क्या बोलेंगे हम? p/q बोलेंगे, है ना। इस 2/3 को ले जाओ उधर को, सो 5√3 इक्वल टू हो जाएगा p/q माइनस 2/3, ऐसे। फिर हो जाएगा 5√3 इक्वल्स टू, यहाँ क्या करेंगे हम? 3q को नीचे लेंगे, तो 3p माइनस 2q, ऐसा हो जाएगा, और ये 5 भी जाएगा नीचे। सो √3 इक्वल टू 3p माइनस 2q अपॉन 5 3 जा 15q। अब ये क्या है? इधर वाला पार्ट क्या हो जाता है? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रैशनल, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल। ये इरेशनल हो गया। तो रैशनल कभी रैशनल के बराबर हुआ है? नहीं, कभी नहीं। तो हम बोलेंगे इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। अब अगर इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं है तो फिर क्या है? 5√3 प्लस 2/3 इक्वल टू क्या है? रैशनल, क्योंकि जो हमने एज्यूम, इरेशनल जो हमने एज्यूम किया था वो सही नहीं है, इसलिए 5√3 प्लस 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इरेशनल। चलो अब थोड़ा सा असर्शन रीजन का एक सवाल देखते हैं, और उसके बाद एक केस स्टडी का सवाल करेंगे, और फिर सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, एक सवाल है, असर्शन फॉर एनी 2 प्राइम नंबर p and q, their SCF is 1 and LCM is p plus q। मतलब कि उनका SCF 1 है और LCM p plus q है। ये तो असर्शन बोल रहा है। रीजन क्या बोल रहा है? फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो रीजन तो मुझे यार बिल्कुल सही लग रहा है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता ही है SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बट अब चेक करते हैं कि असर्शन क्या कह रहा है, क्योंकि बिना रीजन के तो कोई देता नहीं ना इस तरह से। तो चलो अब शुरू करें। ये कह रहा है कि एनी 2 प्राइम नंबर, मतलब p और q दोनों प्राइम है भाई, हैं। p एंड q क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की खासियत क्या है? कि उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो भाई SCF तो इनका 1 होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये है ना। देखो लिखा है ना यहाँ पे SCF इज 1,
ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, बट एलसीएम पी प्लस क्यू होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था इससे पहले भी कि जैसे 3 और 5 है, माना इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें इन दोनों नंबरों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं बल्कि क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 15 होगा इसका जो एलसीएम, 8 नहीं होगा, 3 + 5 नहीं होगा। तो यहाँ तो प्लस कह रहा है ना, वो यहाँ पे प्लस कह रहा है, इसका मतलब इसका एसर्शन गलत है, ठीक है ना। और रीजन तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, क्योंकि फॉर एनी टू नेचुरल नंबर एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब assertion इज रॉन्ग while रीजन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन केस स्टडी पे आधारित है ना। चलो एक केस स्टडी का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो भाई केस बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है। टीचिंग मैथ्स थ्रू एक्टिविटी इज पावरफुल अप्रोच that enhance student understanding the and engagement. Keeping this in mind, Mr. Naveen planned a prime number game for class 10th, है ना। क्लास में क्या है, एक प्राइम नंबर का गेम खेला है मैंने। तो मैंने कैसे खेला है, आई अनाउंस्ड द नंबर 2 इन हिज होना था यार, हर कर दिया, ओहो, यहाँ पे हिज क्लास एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट to multiply it by a prime number and then pass it to the second. Then second student also do the same and pass it to the third. In this way, by multiplying by a prime number, last student got 173,250. लास्ट स्टूडेंट को इतना मिला। तो अब टीचर ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसको हमें सॉल्व करना है। टीचर ने पूछा है भैया कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, आपने कौन सा नंबर यूज किया है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज किया है। फिर दूसरा सवाल पूछा है इसमें कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास, कुल कितने बच्चे हैं क्लास में, ये पूछा गया है। फिर तीसरा ये पूछा गया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा यूज किया था। और लास्ट में पूछा गया था कि विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, और किस प्राइम नंबर का मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है। तो भाई सीधी सीधी बात कहो ना कि इसका प्राइम फैक्टर कर दो सारे के सारे, है ना, और पता लग जाएगा कि ये 4 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। यही तो बोल रहा है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन बात कुछ निकली नहीं इसमें, है ना। तो क्या बोला गया है कि ये कह रहा है कि 173,250 जो ये नंबर लिखा है ना, 173,250, इसके प्राइम फैक्टर करो और पता लग जाएगा कि क्या क्या है। तो चलो प्राइम फैक्टर करते हैं। पहले 2 से ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 तो टीचर ने ही दिया था ना, तो 2 से ही कर लेते हैं, ठीक। तो 2 8 जा 16, 1 हो गया 13, तो 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, और 2 2 जा और 2 5 जा, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या 3 से जाएगा क्या, चल चेक करते हैं ना। 8 और 6 14, 14 और 6 20, और 2 22, 22 23 24 25 26 27 27, हाँ जाएगा 3 से भाई। तो 3 से भी यूज करते हैं, 3 से देखो, 3 दूने 6, 2 बच गया 26 हो गया, 3 अठे 24, फिर 2 बच गया 26 हो गया, 3 अठे 24, फिर 2 बच गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21, और 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, देखो गया ना 3 से। अब लास्ट में 5 है तो 5 से तो जाना ही जाना है, तो 5 से डालते हैं। 5 पंजे 25, 3 28 38 हो गया, तो 5 सत्ते 35, 36 37 38, 3 बचा 37, 5 सत्ते अगेन 35, है ना, और फिर क्या बच गया 37, 2 5 पंजे 25 यार। फिर लास्ट में 5 आया तो अब फिर से 5 से दे दो, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, और 5 पंजे देखो कितना हुआ, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2, 27 27 हुआ यार ये। 5 पंजे 25 होगा ना, फिर 5 पंजे 25, और फिर 5 पंजे 25, तो यार फिर से 5 से जाएगा क्या, 5 से जाएगा फिर से। 5 दूने 10, 5 दिया 15, 5 एकम 5, और अब जाएगा 11 से, आई थिंक, है ना, क्योंकि लास्ट में लग रहा है ऐसा 11 से। 11 दूने 22, और 11 एकम 11 21,
अभी फिर जा रहा है 3 से, 3 से भी जा रहा है, 3 सत्ते 21, और अब 7 से भी जा रहा है, तो 7 एकम 7। अब देखो यहाँ पे सवाल अब आएगा मजेदार। तो अब जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, इसका आंसर व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो स्टूडेंट ने यूज किया था। अब कोई टिक मार देगा जी 2 है, नहीं, 2 तो टीचर ने ही दिया था ना, 2 टीचर ने दिया था भाई। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 3। 3 नंबर हो गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 3। अब फिर क्या बोल रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे हैं भाई क्लास में। कितने हैं? 7 स्टूडेंट हैं। और अब एक चीज़ और बोली गई है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। वो प्राइम नंबर बताओ जो सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है। तो 5 हुआ है ना, देखो 5 3 बार आया है, तो कौन सा यूज हुआ है? 5। और विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज मैक्सिमम टाइम, अच्छा सॉरी मैक्सिमम टाइम यहाँ वाला था। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर बोल रहा है, वो हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है? 11। तो इससे पहले क्या आएगा? 11, और लास्ट में क्या आएगा? ये विच प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज मैक्सिमम टाइम, तो 3 बार यूज हुआ है 5, तो लास्ट का आंसर 5 आएगा। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर, ये हो गया आपका दूसरे का आंसर, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया, और ये आपका फोर्थ वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ हमारा रियल नंबर चैप्टर ख़त्म। अब इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।